हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टार्ट्स की यूनिट 1। देखो, आपने सबने सिलेबस देख लिया होगा। आई होप सिलेबस वाली वीडियो आप सबने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो गाइडलाइंस है ना वो भी डिस्कस करी हैं। और गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी, क्योंकि उसमें वेटेज वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया। अब देखो, आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन यहाँ पे आपको पहला टॉपिक दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए आपको कुछ बेस बनाने की ज़रूरत है, और वो बेस जो है वो यही है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको डायरेक्टली जंप करा दूं और फिर बाद में जाके आपको कुछ समझना है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखो, इतना सारा डेटा जो है हम कलेक्ट करते हैं, कभी सर्वे के फॉर्म में, कभी एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में। अब ये डेटा बहुत बड़ा होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को एनालाइज करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को अरेंज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब एक टेबल सी होती है, ठीक है, जिसमें एक तरफ वेरिएबल लिखे होते हैं और एक तरफ लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो वेरिएबल आया है या वो डेटा आया है। तो वो चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहो तो आप ये कह सकते हो कि कितने फ्रीक्वेंटली एक वैल्यू अपीयर हुई है डेटा में, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे ये पूरा डेटा ले रखा है मैंने। अब मैं कहूँगी 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार आया 40, 1 2 3, तो 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 3। वहीं 45 कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो 45 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं इसी चीज़ को अगर टेबल के फॉर्म में लिख दूँ ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 40, 45 और 50। 40 के सामने लिख दूँ 3, 45 के सामने 2 और 50 के सामने 1। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ठीक है, अब देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बाइवेरिएंट। आपको सिर्फ ये वाला पढ़ना है, तो बस इस पे फोकस करना। अब ये वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सिर्फ हम एक वेरिएबल को पढ़ते हैं, सिंगल वेरिएबल की पढ़ाई करते हैं। इसमें क्या होता है, हम डबल वेरिएबल पढ़ते हैं। अब सिंगल वेरिएबल की पढ़ाई करते हैं मतलब, जैसे हम सिर्फ एक चीज पढ़ रहे हैं कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अगर मैं इसी चीज में मार्क्स और वेट एक साथ पढ़ रही होती तो दैट इज बाइवेरिएंट। बट यहाँ पे यूनिवेरिएंट है, मतलब सिर्फ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पढ़ेंगे या फिर वेजेस ऑफ वर्कर, सिर्फ एक वेरिएबल को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर 3 सीरीज आती हैं। पहला सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अलावा एक और आप ले सकते हो क्यूमुलेटिव। ठीक है, इसके अलावा आप क्यूमुलेटिव भी ले सकते हो। अब एक एक करके ना समझेंगे कि ये सीरीज कौन कौन सी है। ये सीरीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये आपके आगे की जो कैलकुलेशन है, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो देखो, ये जो इंडिविजुअल सीरीज होती है ना, यहाँ पे बस हम सिंपल ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, सिंपल डेटा लिख देते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ ऐसी हम नहीं लिखते हैं इतना। ना ही हम क्या करते हैं कि कोई ऐसे, ना तो क्लास इंटरवल होता है, कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल डेटा होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, 10 बच्चों के मार्क्स हैं, हमने डायरेक्टली 10 बच्चों के मार्क्स लिख दिए, खत्म, और कुछ नहीं किया। ना मैंने इसमें कोई फ्रीक्वेंसी ली है, ना मैंने इसमें कोई क्लास इंटरवल लिया है, कुछ नहीं लिया है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैम फ्रीक्वेंसी तो समझा दी, क्लास इंटरवल क्या है, तो क्लास इंटरवल अभी आगे समझाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये सीरीज होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और हर एक वेरिएबल अलग वैल्यू लेता है, डिफरेंट वैल्यू होती हैं, डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट वैल्यू। इस चीज से आप याद रख सकते हो कि डिफरेंट वेरिएबल होंगे और डिफरेंट वैल्यू की। कैसे, देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंटीज, एक वेरिएबल हो गया 0, एक हो गया 1, एक 2, एक 3, एक 4, यहाँ पे 5 वेरिएबल है, हर एक वेरिएबल की अलग वैल्यू। जैसे 0 एब्सेंटीज के सामने 3 लिखा है, मतलब 0 एब्सेंटीज वाले नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 3, एक वाले 5 डे, 2 वाले 7 डे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो नंबर ऑफ एब्सेंटीज और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डे हो गए। ठीक है, तो आपको अब तक क्या समझ आया कि ये जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। बट अगर आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करो, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है।
यहाँ पे वेरिएबल होगा और फ्रीक्वेंसी भी होंगी। इतनी सीरीज समझ आई। नाउ मूविंग अहेड। देखो गाइस, सीरीज बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझ लो। सीरीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपकी सीरीज, तभी जाके आप आगे मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट कर पाओगे ढंग से। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है दैट इज कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे इंटरवल होता है। जैसे डिस्क्रीट में क्या था, 0 1 2, यहाँ पे क्या होगा, इंटरवल होंगे। जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से यहाँ पे इंटरवल होते हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो दैट इज हमारी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसकी ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पहले तो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या हुआ, रेंज ऑफ वैल्यू। जैसे कि 0 से 10, तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया एक। 10 to 20, ये दूसरा क्लास इंटरवल हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट क्या होती है, देखो दो लिमिट है, एक तो आपकी है अपर लिमिट और एक आपकी है लोअर लिमिट। ठीक है, अब मैम ये अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। मैंने जो आपको क्लास इंटरवल बताया था 0 से 10 का, ये वाला एग्जांपल लो। इसके अंदर जो ये नीचे वाली लिमिट है दैट इज 0, ये आपकी हो गई लोअर लिमिट, और ये जो 10 है ये आपकी हो गई अपर लिमिट। अब आपको समझ आया, जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है दैट इज लोअर लिमिट और राइट साइड वाली आपकी अपर लिमिट। अब नेक्स्ट आती है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है, ये 0 से 10 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज क्लास विड्थ। जैसे यहाँ पे 10 से 20 का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 10। यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, तो क्लास विड्थ क्या हो गई, 10। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीच का पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये वाला इंटरवल है, इसका मुझे मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 10 + 0 डिवाइड बाई 2, 5, ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये टर्म्स ध्यान रखना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में तुम्हें ये चीज़ मैं ये नहीं बताऊंगी कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करो तो ऐसे कैलकुलेट करो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मिड पॉइंट ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्लास विड्थ में किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हूँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दिखती है। नाउ कमिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ज़रूरी होती है मीडियन, क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, इसमें क्या होता है, दो सीरीज होती है, एक होती है लेस देन वाली और एक होती है मोर देन वाली। देखो मैं वैसे ये मान रही हूँ कि आप लोगों ने ना ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, 11th में स्टार्ट था ना, तब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट एकदम से याद नहीं आता, तो मैं यहाँ पे पूरा रिकॉल करा रही हूँ। तो इसमें दो सीरीज होती है, एक होती है लेस देन, एक मोर देन। लेस देन में क्या होता है कि जो भी डेटा है उसे लेस देन में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला डेटा था, इसी के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मुझे इसी वाले एग्जाम्पल में इसको लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना के आपको दिखाती हूँ। मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगी, लेस देन 10। ठीक है, और इसके आगे यही वाली फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दूंगी 4। अगर ये चीज़ लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, लेस देन 20। मतलब आप देख रहे हो कि लेस देन, किससे लेस देन, यहाँ से 0 से 10 के बीच में डेटा आएगा। ठीक है, तो 10 से कम का डेटा ही इसमें आएगा, 10 से कम का डेटा ही आएगा यहाँ पे, तो लेस देन 10। अगर ये मोर देन वाली होती तो मैं क्या करती, मोर देन वाली में मैं यहाँ लिखती मोर देन 0। मोर देन 0 क्योंकि 0 से 10 के बीच में, मतलब 0 से सारी ज़्यादा होंगी, तो मोर देन 0 यहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मोर देन 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को कन्वर्ट करते हो क्यूमुलेटिव में। देखो, और एक चीज़ और ध्यान रखने की होती है, यहाँ पे आप ना इन सबको वैल्यू को ऐड करते चले जाते हो। मतलब जैसे यहाँ पे ये वैल्यू थी ना, यहाँ पे 4 है, जब ये लेस देन 20, तो इसका मतलब लेस देन 20 वाली जो होगी तो इसके अंदर आप 4 + 8 12 लिखोगे। ठीक है, फिर जब आप इस वाली की फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो आप 4 + 8 + 15 टोटल लिखोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व करके यहाँ शो भी कर रखा है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी ये रही। नाउ मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ से आपका सिलेबस के टॉपिक शुरू होते हैं। जो ऊपर पढ़ाया है वो भी ज़रूरी है ताकि ये इसके सिलेबस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, वो बेस बनाने के लिए था। अब देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो कई सारा डेटा होता है, उस पूरे डेटा को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सिंगल वैल्यू हमें चाहिए होती है। उस सिंगल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, जो चीज़ मिडिल में आती हो।
ठीक है, जो चीज़ मिडल की चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो या सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 मेन मेजर्स हैं, क्या? अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। अभी हम पहले मीन पे फोकस करेंगे, अर्थमेटिक मीन पे। देखो मीन में भी ना 2 तरीके के मीन है, एक है आपका सिंपल मीन, ठीक है, और दूसरा है आपका वेटेड एवरेज मीन। आपको कुछ लोग कहेंगे मैम हार्मोनिक मीन भी दे रखा है बुक में, तो ज्योमेट्रिक मीन भी दे रखा है, इसीलिए बोल रही हूँ गाइडलाइन वाली वीडियो देख के आओ। गाइडलाइन वाली वीडियो में मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई हैं गाइस। आपको हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नहीं करना है, आपके किसी भी पास्ट ईयर पेपर में भी वो दोनों नहीं पूछे गए हैं। सिंपल और वेटेड एवरेज मीन ही आपको करना है, गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा रही हूँ बस उसको ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। तो देखो अब अर्थमेटिक मीन कैसे ऑब्टेन करते हो, आप क्या करते हो, आपने सीखा है ना मीन निकालना पहले भी, कि मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यू, सारी वैल्यूज का सम कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशन को सम करके एडिंग ऑल ऑब्जर्वेशन उसे डिवाइड कर दो सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही सीखा है ना। अब देखो अर्थमेटिक मीन मैंने आपको बता दिया 2 तरह के हैं, एक तो सिंपल अर्थमेटिक मीन है जहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी वेटेड अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उनको ज़्यादा वेट असाइन किया जाता है, कुछ ऑब्जर्वेशन कम इंपॉर्टेंट होती है तो उनको कम वेट असाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे विद द सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ ऐसा लग रही हो कि मैम समझ नहीं आ रही तो एक बार फिर से बता देती हूँ। 2 तरह के, हमारी सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की है, एक है मीन, दूसरी है मीडियन और तीसरी है मोड। अभी हम फोकस कर रहे हैं मीन पे, ठीक है। मीन भी 2 तरह के हमें सीखने हैं, एक सीखना है सिंपल और एक हमें सीखना है वेटेड। अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ सिंपल पे, ठीक है। सिंपल मीन जो है हमारा, सिंपल, उसे कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, एक है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक है हमारा शॉर्टकट मेथड, तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड में। देखो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो डायरेक्ट मेथड है वो कैलकुलेट करेंगे तीनों सीरीज में। मैंने तुम्हें बताया कि 3 सीरीज होती हैं, है ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से हम अपना मीन कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, बस इसे ही हमें लगाना है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका समीशन करना है, डिवाइड कर देना है n से, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये डेटा जो है ना वो इंडिविजुअल सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ x अपॉन n, ठीक है। तो हम इन सबका समीशन कर देंगे, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25। इसको जब हम समीशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 और इसे हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। ये होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अभी एफ एक्स क्या होता है, देखो f मतलब फ्रीक्वेंसी और x मतलब हमारा वेरिएबल, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ऐड कर देते हैं, उसका सम कर देते हैं। एक बार ना क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें ढंग से समझ आएगा। देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक कॉलम और बना लेते हैं इसका, यहाँ पे कॉलम हो गया एफ एक्स का, 5 इंटू 2 10, दिस 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45 और ये 20। तो जब आप इसका समीशन करोगे, मतलब इस पूरे कॉलम को ऐड करोगे, 10 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 20, आई होप आप सब कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, तो जब आप इसका समीशन करोगे तो आपके पास आएगा 115। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना इसका भी हमें टोटल करना पड़ेगा, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 10।
है ना, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर 111.5। ये हमारा हो गया मीन। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हमारी एक लास्ट सीरीज बची है, वो कौन सी है, हमारी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना थोड़ा सा और एक स्टेप करना पड़ता है। इसमें हमें निकालना पड़ता है मिड पॉइंट। वो मैंने ऊपर तुम्हें पढ़ाया था ना, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो इसीलिए पढ़ाया था। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक बार हमारा मिड पॉइंट आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, जहां हम ऊपर क्या कर रहे थे, ऊपर वाले में हम कर रहे थे एफ एक्स अपॉन एफ, है ना, तो यहाँ पे हम एफ एक्स की जगह एफ एम करेंगे। हम फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई मिड पॉइंट से करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से समझ आने के लिए। देखो ये एग्जाम्पल है, ये मेरा क्लास इंटरवल है, फिर मैंने क्या किया, मिड पॉइंट निकाला। कैसे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 5। सिमिलरली 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 15। इस तरीके से मेरे मिड पॉइंट आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मिड पॉइंट है इसकी मल्टीप्लाई करी फ्रीक्वेंसी से। 4 × 5 = 20, क्या आ गया 20। ऐसे 15 × 6 = 90, क्या आ गया मेरा 90। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम कर देना है। ये जो पूरा कॉलम है इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा समीशन एफ एम डिवाइड बाय, इसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को भी ऐड करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। देखो अगर आप इसे सम करोगे तो आपके पास आएगा 535 और ये 25। सो हमारे पास जो मीन है, ये मीन का सिंबल है, ये कैसे आएगा, 535 डिवाइड बाय 25, यू विल गेट 21.4। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, है ना। एक मैंने कंपैरेटिव समरी टेबल भी यहाँ पे बनाई है, जब मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी, ठीक है, आप इनसे पढ़ लेना। और ये इसलिए बनाई ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी की रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हमने एक मेथड कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया है। अब हम कौन से मेथड पे जाएंगे, अब हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड तीनों सीरीज में। ठीक है, तो अब हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशन को, स्पेशली जब वैल्यू और क्लास बहुत बड़ी हो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और वहाँ से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अब मैम ये तो समझ नहीं आ रहा, अभी समझ आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मीन = a प्लस समीशन d/n। अब इस फॉर्मूले को समझो। a मतलब एज्यूम्ड मीन, हम कोई सी भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू मीन होगी, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम d कैलकुलेट करते हैं। d क्या होता है, जो इतनी भी वैल्यू हैं उनमें से अज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे तो हमारा डेविएशन कैलकुलेट होगा, इसे डेविएशन कहते हैं। उस कॉलम को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे n से। अब फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ आ गया, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, चीजें समझ आ जाएंगी। देखो ये हमारा अर्थमेटिक मीन था, हमें यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन ये है, हमने क्या किया, कोई भी एक चीज़ को मीन एज्यूम कर लो। मैंने देखा कि बीच की वैल्यू ये है तो इसी को एज्यूम कर लेते हैं। मैंने a माना 52। अब मुझे कॉलम कैलकुलेट करना है, कौन सा, d कॉलम। ठीक है, d कैलकुलेट करना है मुझे, यहाँ पे बड़ा सा बना लेती हूँ। आई नीड टू कैलकुलेट d। d कैसे कैलकुलेट होगा, अब मैं कैलकुलेट करूँगी 48 - 52, उसे यहाँ पे लिखूँगी, कितना आएगा, -4। वैसे ही 50 - 52 कितना आएगा, -2। 52 - 52 आंसर आ जाएगा 0। वैसे ही 54 - 52 आंसर आ जाएगा 2। यहीं पे 56 - 52 आंसर आ जाएगा 4। इसको मैं ऐड कर दूंगी। जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि इसका जो समीशन आएगा वो 0 ही आएगा, है ना। आई होप इतना तो तुम्हें पता चल गया। तो हमारा जो समीशन है डी का वो आया 0, एन हमारा कितना है 5। अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है मीन की, उसका फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था a प्लस समीशन d/n। ठीक है, अब a क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन, कितना लिया हमने 52, प्लस ये तो हमारा 0 आ गया, डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 52। आई होप आपको समझ आया होगा इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड कैसे लगता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस एक नई चीज़ आ जाएगी, क्या, फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था ना इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें क्या करना है, f की मल्टीप्लाई d से करनी है। डेविएशन का कॉलम वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे पहले हो रहा है। तो अब एक बार ना क्वेश्चन देख लेते हैं,
ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रही हूँ हर टॉपिक से अभी, बाद में ना मैं एंड में वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी बस तुम्हें समझाने के लिए क्वेश्चन करा रही हूँ। ये एग्जाम्पल है, देखो एफ एन एक्स, ठीक है, कॉलम दे रखा है, ये एक्स है, ये एफ है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डी। उसके लिए हमें पहले लेना पड़ेगा एज्यूम्ड मीन। ए मैंने लिया है यहाँ पे 15, ठीक है, ए 15 हो गया। अब डी कैलकुलेट करते हैं। तो डी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, मुझे x में से a माइनस करना है। 10 में से 15 माइनस करूंगी -5 आएगा, 15 में से 15 माइनस करूंगी 0 आएगा, 20 में से 15 माइनस करूंगी 5 आएगा, 25 में से 15 माइनस करूंगी 10 आएगा। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे समीशन क्या आएगा, समीशन ऑफ डी इज कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतना समझ आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब हमारा ये जो डी वाला कॉलम बन गया, इसकी मल्टीप्लाई हमें एफ से करनी है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -5 -15, ये 0 हो जाएगा, 25 आ जाएगा और ये 30। अब हम इसे ऐड कर देंगे, समीशन ऑफ एफ डी -15 + 25 + 30। जब आप इसे ऐड करोगे ना तो आपका समीशन कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था मीन का, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ए हमारे पास है, एफ डी समीशन ए पास है, समीशन एफ करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। जब आप इस कॉलम का टोटल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। तो बस आपको फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देनी है। कैसे, 15 + 40 डिवाइड बाय इसका समीशन जो करा था 18, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17.22। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमारी लास्ट सीरीज बचती है, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में और देख लेते हैं। तो देखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें फिर से मिड पॉइंट ही फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये सेम ही फॉर्मूला है जो हमारा डिस्क्रीट में था, बस एक स्टेप अहेड करना है कि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करना है और मिड पॉइंट से एफ डी निकालना है। मतलब पहले डी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, पहले वाले में डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए था, इस वाले में डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल्स टू एम माइनस ए। यहाँ पे हम मिड पॉइंट से डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। अब एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया कैसे, 10 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। जैसे नॉर्मल मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, हमने वो फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है डेविएशन, ठीक है। तो देखो, हमने a लिया 25। अब हम सारी वैल्यूज में से, मतलब जो भी हमारी m वाली वैल्यू है उनमें से 25 माइनस करेंगे। तो अगर मैं 5 - 25 करूँ तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 20, है ना, जो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं 15 - 25 करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 10, जो यहाँ पे आ रखा है। और बाकी की वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, एफ डी, मतलब हमें इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करता है। तो -20 × 5 कितना हुआ, माइनस का 100। सिमिलरली 9 × -10 कितना हुआ, माइनस का 90। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। और 7 × 10 इज इक्वल्स टू 70। इतना हो गया। अब हमें इस कॉलम का समीशन करना है, सिग्मा एफ डी निकालना है, समीशन एफ डी। तो जब आप इसकी ऐड करोगे ना तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 120। और इसी के साथ हम इसका भी समीशन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का। जब आप इसे टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 35, ठीक है। अब हमें बस फॉर्मूला लगा देना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ए क्या है हमारा, ए कितना अज्यूम किया था हमने, 25 किया था, 25 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे हमारा ये वाली वैल्यू है माइनस का 120 ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 35 से। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी 21.57। आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर है और आप वीडियो पॉज करके चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो मेरे साथ साथ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक कंपैरेटिव पूरी समरी बता दी है कि इंडिविजुअल सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में। ये इसलिए है क्योंकि देखो एट द एंड आपको फॉर्मूले ही स्टार्ट में याद रखने हैं, तो फॉर्मूले बाद में रिवाइज करते चलोगे इस तरीके से जैसे मैंने बताए हैं तो आपको याद रहेंगे। Now moving ahead with the third method, that is a step deviation method. अब step deviation method को भी हम क्या करेंगे कि तीनों सीरीज में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में नहीं लगता,
ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। मैंने बहुत क्लियरली ये बात यहाँ पे लिख भी दी है कि स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में एप्लीकेबल होता है और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेबल होता है। सबसे ज़्यादा सूटेबल तो कॉन्टिन्यूस के लिए ही होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लगता है। इसका फॉर्मूला होता है ए हमारा अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है ना डी डैश, वो कैसे कैलकुलेट होती है वो देखो। एक्स में से हम ए माइनस कर रहे थे ऊपर अभी, है ना, एक्स में से हम अज्यूम्ड मीन माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा हम इसे डिवाइड करते हैं आई से। आई क्या होता है, दो सक्सेसिव वैल्यू का डिफरेंस होता है। मैम ये तो समझ नहीं आ रहा, अभी देखो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने एक कॉलम बनाना है यहाँ पे एक और डी डैश का। अब डी डैश कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम ए लेंगे अज्यूम्ड मीन। हमने यहाँ अज्यूम करा है कि हमारा जो मीन है वो 15 है। अब ये जो आई है ये क्या होगा, देखो यहाँ 10 और 15 के बीच का डिफरेंस तुम देखोगे तो 5 आएगा। वहीं अगर तुम 15-20 का डिफरेंस देखोगे तो भी 5 आएगा, 20 से 25 का तो भी 5 आएगा। तो ये जो 5 है यही आपका 5 है, मतलब यही आपका जो आई है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है उसको आई बोलते हैं। अब डी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे मैंने बताया x माइनस ए अपॉन आई। हमारा x क्या है 10, तो 10 में से हम माइनस करेंगे 15 और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या आएगा, इट विल बी -5 अपॉन 5, मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ बिकॉज वी रिक्वायर्ड दिस स्पेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 15 में से 15 माइनस करके यहाँ पे डिवाइड करूँ 5 से तो मेरे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 0। सिमिलरली अगर मैं 20 में से 15 माइनस करूँ और डिवाइड करूँ 5 से, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 1। और उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 25 में से हम 15 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास वैल्यू आएगी 2, तो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं 2। ठीक है, हमारे पास डी डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो जो डी डैश वाला कॉलम था, इस डी डैश वाले कॉलम की मल्टीप्लाई हमें एफ से कर देनी है फ्रीक्वेंसी से। तो जब 3 की मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे तो -3 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 आएगा, और 3 2 जा होता है 6। अब इसको करेंगे हम ऐड, इस पूरे कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और हम इसके साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को भी ऐड कर लेंगे, हमारे पास आएगा 18। नाउ वी जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, और हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज तो हैं, अज्यूम करा था हमने 15 एज अ मीन, इसका समीशन कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 8 डिवाइड बाय, इसके समीशन से डिवाइड कर देंगे इनटू, हमारा डिफरेंस क्या है क्लास का 5, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5। जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा दिस 17.22, और यही आपका है मीन। तो इस तरीके से आपका जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे मीन कैलकुलेट होता है इन अ डिस्क्रीट सीरीज। अब नेक्स्ट बची है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम है, बट आपको पता है कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है कि अब जो आपका डी कैलकुलेट होगा वो x में से a माइनस करके अपॉन i नहीं होगा, वो क्या होगा, d इज इक्वल्स टू m माइनस a अपॉन i, बस इतना ही डिफरेंस है। आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। इस पूरे इंटरवल का पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 15, 25 और 35। ठीक है, उसके बाद हम एक को अज्यूम करेंगे ए हमने यहाँ पे अज्यूम करा है 25 को। ठीक है, डिफरेंस कितना है 10 का, तो आई हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 25 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, कैलकुलेट करो प्रॉपर, -2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट वाली की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, जो हमारे पास आएगा -1। ठीक है, वहीं फिर हम अगर कैलकुलेट करें 25 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, जो कि 0 आएगा, और इसी तरीके से हम लास्ट वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 35 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1।
ठीक है, इतना आ गया हमारे पास डी डैश का पूरा कॉलम बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि डी डैश की मल्टीप्लाई एफ से करनी है, जहाँ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पूरा ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें इनको ऐड कर देना है, -10 प्लस -9 प्लस 7। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास आएगा -12। इतना समझ आया। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको भी हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके आएगा 35। अब हमें बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू आई। ठीक है, ए हमारा क्या हमने एज्यूम किया था, 25 एज्यूम किया था, तो 25 ले लेंगे प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है -12, इसको डिवाइड करेंगे 35 से, इंटू कर देंगे 10, हमारे पास मीन आ जाएगा 21.57। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर्मूला समझा दिया है, करके दिखा दिया है। अब आप बुक से ना इन क्वेश्चंस, इसके और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। रटने से आपको फॉर्मूला नहीं याद आएंगे। फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो रट्टन विद्या से नहीं आएंगे। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जितने ज़्यादा, उतने ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको फॉर्मूले समझ आएंगे। तो वैसा ही करना, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। और आज की वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, तो हमने मीन पूरा पढ़ लिया है, सारे मेथड से सारी चीज़ें इसमें। अगली वीडियोस में मैं मीडियन और मोड कवर कराऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और गाइस, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस चैनल पे आपको पूरा बिजनेस स्टार्ट कंप्लीट कराया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसी ही वीडियो आए आप फटाफट से अपना सिलेबस करना शुरू कर दो। सो थैंक यू।